एक तो ये बहुत दुर्लभ होता है जब आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से टकराए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो जिसे लोग लेकर सहज महसूस करते हैं। और इस विषय पर अवेयर करने के लिए टॉयलेट एक प्रेम कथा और पैडमैन जैसी मूवीज बनी है, जिसे देखकर लोग शायद काफी अवेयर भी हुए होंगे। और देश का एक बहुत बड़ा तबका है आज भी जो इस विषय को लेकर असहज महसूस करता है। और इसी असहज विषय को आज अवेयर कराने और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर कृष्णा जी गुजर। आपका बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा पहले ये बताइए कि गायनेकोलॉजिस्ट होता क्या है और किस तरह के इश्यूज को डील करता है। गायनोकोलॉजिस्ट हिंदी में बोला जाए तो अपने होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, जो महिलाओं से संबंधित रोग से डील करते हैं हम लोग। और जो डिलीवरी होते हैं कि प्रसव से संबंधित जो भी है, पोर्जिनोमेनिबेशन का ट्रीटमेंट है, डिलीवरी है, ऑपरेशन है, कोई किसी भी तरीके का रोग जो महिलाओं से संबंधित है, उससे हम एज ए गायनोकोलॉजिस्ट डील करते हैं। तो आज हम देखते हैं, और पहले भी ऐसा होता था, आज भी ग्रामीण इलाकों में इस तरह का जो सोच है लोगों की उसका सामना करना पड़ता है। पहले किसी महिलाओं को अगर लड़का नहीं होता था और लगातार लड़कियां होती थी तो उसका जो पूरा उस पर महिला पर थोपा जाता था, ये एक महिला के लिए सांप की तरह साबित होता था। तो ये इसके पीछे का साइंस क्या है और क्या किसी पर्टिकुलर पर्सन को इसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है? देखो, पहले तो जो मैं चीज बोलना चाहूंगी, दोषी दोषी कोई नहीं होता, पुत्र हो रहा है या पुत्री हो रहा है। अगर बेटी भी है तो भी उसके लिए कोई दोषी नहीं है, क्योंकि बेटी भी अपने आप में एक प्रकृति की एक रचना है, भगवान की एक संरचना है जिसका हमें आदर करना चाहिए। और अगर बेटी नहीं होगी तो आगे बेटा कहाँ से आएगा? तो वो तो जब कहते हैं जो आदि शक्ति जो है, वो शक्ति भी, वो भी तो बेटी ही थी, वो भी तो रूप है। तो जब तक वो नहीं है तो आगे कुछ नहीं है। दूसरी रही बेटा या बेटी होना, ये निर्भर करता है क्रोमोसोम पर। एक जो माँ है उसमें दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और एक्स, दोनों एक्स होते हैं। पिता के अंदर होते हैं एक्स एंड वाई। अब बच्चे में एक्स जो क्रोमोसोम है वो माँ से आएगा। अब वाई या एक्स जो डिसाइड करेगा कि बेटा होगा या बेटी, वो आता है पिता से। तो बेटा या बेटी होना ये डिसाइड करने वाला पिता होता है, ना कि माँ। लेकिन एक जो वो चला आ रहा है, जो रूढ़िवादी चली आ रही है कि अगर जन्म माँ ने दिया है और बेटी हो गई तो इसके लिए उसको ही दोषी दिया जाएगा कि हाँ पुत्री हो गई, तेरे तो बेटियां ही बेटियां हैं। जो एक हमारे ग्रामीण परिवेश में या कई जगह जहाँ शिक्षा का अभाव है, वहां पे इस चीज को बहुत पुत्र रत्न प्राप्ति होना तो कि उसके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो उसका जीवन ही व्यर्थ है, ये कहा जाता है। पर हालांकि मेरा मानना है अब ये चीजें बदल रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तभी तो आज हमारे राष्ट्रपति जैसे बड़े पद पे भी महिलाएं आसीन है। और बहुत आगे आने वाले समय बहुत कुछ बदलेगा। तो पेड्स के यूज को लेकर पेड्समैन मूवी बनाए जो लोगों को अवेयर करने के लिए, और लोग उसे देखकर शायद काफी अवेयर भी हुए हैं। तो जो पहले के समय में होता था ग्रामीण इलाकों में, तो महिलाएं जो गंदा कपड़ा यूज करती थी, क्या आज के समय में भी आपके पास ऐसे केस आते हैं जो महिलाएं गंदा कपड़ा यूज करती है या उनसे होने वाली बीमारियों से जूझती हुई? पैडमैन जो मूवी आई थी उसके बाद बहुत अच्छा इनिशिएटिव हर जगह लिए गया है। हमारी जो गवर्नमेंट में, उन्होंने भी बहुत जगह जगह बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। स्कूल्स में जहाँ हमारी बच्चियाँ जाती हैं जो शायद किसी से ये चीजें शेयर करने में भी घबराती हैं, घरों में अपनी माँ अपनी बहन उनसे शायद वो कह सकते, पर वहाँ भी वो सकुचाती हैं। तो इन चीजों के लिए आजकल स्कूल्स में भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, वहाँ पे उनको निःशुल्क पैड प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अवेयरनेस क्लासेस के तौर पर हम लोगों पे एज ए गायनोकोलॉजिस्ट मैं भी 4-5 ऐसी वर्कशॉप्स में गई हूँ जहाँ हमें स्कूल में बुलाया गया है कि बच्चों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए, साफ सफाई के बारे में, पैड यूज करने के बारे में, पैड को थ्रो करने के बारे में, और भी जो भी महिलाओं से संबंधित कोई भी हेल्थ इश्यूज है उसके बारे में हमने बच्चों से डिस्कस किया है। तो काफी बड़े पैमाने पे आजकल पैड यूज कर रहे हैं। हमारे पास जितनी महिलाएं आती है मोस्ट ऑफ वो लोग पैड यूज कर रहे हैं। बट फिर भी कुछ जगहों पे अभी वो है कि वो कपड़ा ही काम में ले रहे हैं। उनके लिए हम भी जितना हमसे बनवाते हैं हम उनको समझाते हैं कि भाई सरकार द्वारा भी निःशुल्क पैड आपको आंगनवाड़ियों में है, सब जगह उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बस वो है कि उनको रास्ता दिखाना पड़ता है। तो आने वाले समय में खैर ये चीज हो जाएगी सॉर्ट आउट। पर अभी तो हाँ, कुछ जगह से तो आता है हमारे पास जहाँ महिलाएं वही पुराने कपड़े यूज में ले रही है, वो सकुचाती हैं ये बताते हुए कि हम पैड लाना तो चाहते पर लाएं कैसे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज का, सबका, हम सबका दायित्व है कि अगर घर में 2 महिलाएं हैं तो घर के पुरुष की भी जिम्मेदारी है कि उसको सैनिटरी पैड ला के दे। वो महिला ये ना सकुचाए कि मैं अपने गाँव में या अपनी कॉलोनी में या उस मेडिकल तक मैं कैसे जाऊँ। वो जो डर आज महिलाओं में है वो कहीं ना कहीं हमारे पुरुष वर्ग का भी एक उसमें योगदान होना चाहिए कि वो उसको समझे और वो आगे आए इस चीज में।
डॉक्टर क्यूट्रेस की एक बुक है, इसी नाम से है, डॉक्टर क्यूट्रेस। इसमें हमारे शरीर के बारे में आसान भाषा में समझाया गया है कि हमारे शरीर में क्या क्या चीजें और किस तरह कार्य करती है। तो इसी में से एक सवाल लिया मैंने कि जो सबसे ज्यादा मजबूत मसल होते हैं वो हम्म। यूट्रस के होते हैं। यूट्रस की जो मसल्स होती हैं, जब प्रसव का समय आता है उस समय, या यूं बोले फीटल ग्रोथ जब होती है, तो बच्चेदानी जो हमारी बिल्कुल छोटी साइज की होती है, वो उस समय उसमें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ग्रोथ होती है एक तरीके से, सब मसल्स की मायोमेट्रियम की, जिस वजह से हम्म। वो उस आकार में बड़ा होता है और बच्चा उसमें ग्रो करता है। जी। अब जब डिलीवरी का अपना लास्ट टाइम आता है, प्रसव का वक्त आता है, उस समय उस मसल्स में जो चेंजेस होते हैं और उन मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्शंस इतने स्ट्रांग होते हैं शायद शरीर में। एक आप लोगों ने शायद जनरल लैंग्वेज में वो चीज़ सुनी भी होगी कि एक प्रसव में इतना दर्द होता है जितना हमारी 200 हड्डियाँ टूटती हैं। तो अगर उस दर्द को वो मसल्स सहन कर रही है, तो वो मसल्स कितनी स्ट्रांग है। तो उनकी इंटीग्रिटी, उनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्शन झेल रहे हैं, और वो आपका लेबर आके उन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ही सामान्य प्रसव हो पाता है। तो ये हमारी प्रकृति की देन है कि उनको इतनी स्ट्रेंथ दी गई है कि वो सामान्य प्रसव करवा सके। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है और लंबे सफर पर होती है तो बार बार वॉशरूम जाती है, और हम्म। फैमिली में कई लोग ऐसे हैं जो उस चीज को देखकर इरिटेट फील करते हैं। तो इसके पीछे का साइंस क्या है और क्यों ये लगातार प्रक्रिया होती है? देखो, प्रेगनेंसी के समय बार बार यूरिन पास करना एक नॉर्मल चीज है। हम्म। नॉर्मल ऐसे यूट्रस का प्रेशर पड़ेगा पेशाब की थैली, यानी कि हम ब्लैडर पे, यूरिनरी हम्म। ब्लैडर पे, उस वजह से कहीं ना कहीं रिकरेंट यूरिनेशन पेशेंट को रहता है। हम्म। एक रीजन तो ये है अपना। दूसरा, आपका लिक्विड इनटेक भी पेशेंट का बढ़ जाता है, तो बार बार यूरिन जाएगा। तीसरी चीज है यूटीआई। प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट पेशेंट्स यूटीआई के लिए ज्यादा प्रोन होती है, मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं उनको यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। तो यूटीआई भी एक अपने आप में कारण है जिससे बार बार यूरिन जाना पड़ता है। उसके लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक और जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो हम देते हैं। तो ये कोई ऐसे इरिटेशन वाली चीज नहीं है, कॉमन चीज है। अब नॉर्मल चीज है, अब उसको आप वो कहते हैं, प्रेगनेंसी अपने आप एक नॉर्मल चीज है, बट उसमें होने वाले बदलाव है वो तो एक महिला को ही सहन करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार को भी उस चीज में साथ देना चाहिए उसको। तो आप ही के फील्ड में गायनोकोलॉजिस्ट के क्षेत्र में एक जो चीज है वो मुहावरे की तरह है, वाइपिंग ऑफ डिसअपॉइंटेड यूट्रस, क्या होता है? वीपिंग ऑफ यूट्रस ये है कि जब माहवारी जो आती है, महीने के महीने जो महिलाओं में रक्तस्राव होता है, उसको कहा जाता है कि जो अंदर के यूट्रस, यानी यूट्रस की जो अंदर की परत होती है, एंडोमेट्रियम जिसे हम कहते हैं, हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स के बदलाव होते हैं मासिक। उसमें उन हार्मोन्स के बदलाव की वजह से जो अंदर की परत होती है, वो सामान्य भाषा में बोले तो झड़ झड़ के हमारे शरीर से बाहर आती है, और फिर वो मासिक रक्तस्राव के रूप में शरीर से बाहर आती है। ये जो होता है, ये बदलाव हमारे शरीर में हार्मोन्स के बदलाव की वजह से जो अंडा बनता है शरीर में, अंडा फूटता है, उस वजह से होता है। तो वो शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम जिसे हम कहते हैं साइंस लैंग्वेज में हमारे, तो वो नॉर्मल चीज है, ताकि कहीं ना कहीं ये हमारी एंडोमेट्रियम हेल्दी है कि फिर आगे जाके आप प्रेगनेंसी ये सब हो सकता है। अगर किसी को महामारी नहीं आ रही है, बहुत सारे पेशेंट है जिनको महामारी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो मीन्स उनको कंसीव नहीं हो सकता। तो महामारी सही से आ रही है, मीन्स यू आर कैपेबल ऑफ हैविंग ए प्रेगनेंसी। यूटीआई क्या है और इसके लक्षण क्या है और इसके क्या उपाय होते हैं? यूटीआई इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हम्म। यूरिनरी ट्रैक्ट में आते हैं हमारे किडनी, यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। ये पूरा जो हमारा सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारा था। तो कहीं ना कहीं ये जो इस एरिया में कोई इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास जो कंप्लेन लेके आएगा, पेट में दर्द है, बार बार उसको यूरिन जाना पड़ रहा है, पेट में जलन हो रही है, पेशाब जा रहा है पर पेशाब उसको उतर नहीं रहा, बार बार पेशाब की शिकायत हो रही है, सीवियर पेन के साथ भी पेशेंट हमारे पास में आता है। तो इसमें एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, पेशेंट को पानी खूब पीना होता है। कहीं ना कहीं पानी की कमी की वजह से भी यूटीआई होता है। साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखो। और कई बार ऐसा होता है, आपको कहीं लंबा आप ट्रेवल कर रहे हो, आप यूरिन पास नहीं कर रहे हो, यूरिन होल्ड करके रखे हो, वो भी अपने आप में एक यूटीआई का कॉज होता है। ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को अच्छा एडिक्वेट इनटेक, पानी खूब पिलाओ आप। कई बार फ्लूइड भी देना पड़ जाता है हमें, एंटीबायोटिक, एल्कलाइजर्स हैं, साइट्रस फ्रूट वगैरह ये दो। तो ये रिकरेंट वाली चीज है, और आप अगर इनिशियल स्टेज में ट्रीट लेते हो तो आराम से सही भी हो जाता है, कॉमन चीज है। तो प्रेगनेंसी के वक्त एक महिलाओं को विशेष किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए?
प्रेगनेंसी के समय महिला के शरीर में जो बदलाव होते हैं, उसमें महिला को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कुछ बदलाव का सामना करना पड़ता है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें एक तो खाने-पीने में उसको खाने-पीने का अपना ध्यान रखना चाहिए। जिन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे एक तो फास्ट फूड, आजकल प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा आ गया है। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कैफ़ीन आपको अवॉइड करनी चाहिए। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, गुटखा। मैं गाँव में हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं, खून नहीं बढ़ रहा, भई सब कुछ ले रहे हैं, पता पड़ता है गुटखा खा रही है, कोयले खा रही है। तो ये गुटखा, सुपारी, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। एक्सेसिव कैफ़ीन आपको अवॉइड करनी चाहिए। डाइट में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियाँ, नारियल पानी, अनार, अ, अंकुरित दाने, और जैसे काला वाला गुड़ होता है, मैं मेरे पेशेंट्स को जनरली प्रिस्क्राइब करती हूँ, काला गुड़ 1 ग्लास पानी में डाल के आप रात को पी जाओ, सुबह लो। अच्छा आयरन का सोर्स होता है ये। ये अब दालें हैं, और लिक्विड इंटेक अच्छा ले, छाछ, दही, दूध सब अच्छे से लेना है आपको। एसटीआई क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या लक्षण होते हैं? एसटीआई है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये एक इन्फेक्टेड पार्टनर से दूसरे पार्टनर को होती है। इसमें पेशेंट जो हमारे पास आएगा वो पेट दर्द, वजाइनल डिस्चार्ज के साथ आ सकता है। कुछ दवाइयों से सही होता है, फिर भी रिकरेंट पेट दर्द होता रहेगा उसको। कई बार शरीर में जेनिटल एरियाज पे उसको कुछ दानों की शिकायत हो सकती है। बाथरूम में परेशानी हो सकती है, बाथरूम जा रहा है पर बाथरूम आ नहीं रहा। इसके लिए ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक हम देते हैं, पेशेंट को देते हैं, कई बार हस्बैंड वाइफ दोनों पार्टनर्स को भी हमें देनी पड़ती है। और थोड़ा स्वच्छता का हम उनको एडवाइस करेंगे कि भाई साफ सफाई का आप ध्यान रखो। एक जो मैंने, ये मेरा पर्सनल सवाल हो और मैंने अनुभव भी किया है, गांव में होता है अभी इस वक्त ज्यादा हो रहा है ये चीज कि जो महिलाओं में कमर दर्द और ये हाथ पैर घुटने, इन सब में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, तो जो जनरल डॉक्टर होते हैं वो गाँव में दिखाते हैं, तो वो इसी को एक चीज बताते हैं कि वॉइस वाइट डिस्चार्ज जो होता है ये उसकी वजह से है। तो ये क्या वाकई में उस चीज की वजह से है? अगर है तो इसके उपाय क्या है? देखो, वजाइनल डिस्चार्ज के बहुत सारी इटियोलॉजीज होती है, बहुत सारे कारण होते हैं। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको हो सकता है। थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल भी होता है। एक्सेसिव है तो आप जो एसटीडी की ही उसमें आएगा ये वजाइनल डिस्चार्ज। तो उसमें एंटीबायोटिक कवरेज, आप अच्छे एंटीबायोटिक ले तो वो सब चीजें सही हो जाती है। दूसरी रही आपकी चीज की हाथ पैर दर्द होना, कमजोरी होना, कहीं ना कहीं बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। तो इन्फेक्शन बॉडी में किसी भी तरीके का, बुखार है वो भी एक इन्फेक्शन है, बुखार में भी आपका हाथ पैर दर्द होगा, आपको कमजोरी रहेगी, चक्कर आएंगे, सिर दर्द रहेगा, हाथ पैर दर्द, तो वो वीकनेस है। तो सफेद पानी अगर आ रहा है, वजाइनल इन्फेक्शन है, उसको पीआईडी है, कोई पहले इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो उसकी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं बॉडी में आपको इफेक्ट करेगी और वो वीकनेस लाएगी आपको। तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लो तो सब ट्रीटेबल है। बस ये है कि हमारे गांव में थोड़ा सा ये रहता है कि महिलाएं जब प्रारंभिक अवस्था में उनको कोई भी परेशानी तो वो कह नहीं पाती है, बताएगी नहीं घर में। मतलब कई बार तो कहेगी नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में उस चीज को इतना लाइटली लिया जाएगा। तो जब वो हमारे पास या डॉक्टर के पास पहुंचती है तब तक बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंचेगी, तो वो काफी परेशानियां बढ़ चुकी है। फिर उसको सही लाने के लिए वक्त चाहिए, फिर ट्रीटमेंट लॉन्ग चलेगा, और फिर वो 5-6 महीने, ज्यादा से ज्यादा मतलब आपने 10 दिन ले लिया, 15 दिन ले लिया, उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ हो गया तो देन इट्स ओके। पर वो सिम्टोमेटिक रिलीफ हुआ है, उसको वो कहते हैं ना, जड़ से तो बीमारी आपकी निकली नहीं है। फिर वो वापस हो जाएगी तो पेशेंट को क्या लगेगा, मुझे तो बार बार हो रहा है। आपने फर्स्ट टाइम ही ट्रीटमेंट पूरा नहीं लिया, बस ये एक कारण है।